हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी कोटा ओपन यूनिवर्सिटी VMOU के सभी शेर और शेरनियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 अगस्त को आपका राजस्थान का इतिहास HI02 का महापेपर है और आज की सुपर डुपर क्लास में हम इतिहास के उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को फाड़ कर पढ़ने वाले हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सीधे आपके एग्ज़ाम में छपकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में आपका एक भी नंबर न कटे, अगर आप चाहते हैं कि मेवाड़ के इतिहास का एक खतरनाक चैप्टर आपके पानी की तरह एकदम क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में पानी की तरह बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आज का ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपकी भारी भरकम सक्सेस के लिए बना है। और हाँ, वीडियो के लिए बिल्कुल एंड में आपको मैं एक ऐसी धमाकेदार मास्टर सीक्रेट टिप देने वाली हूँ जिसे जानकर आप बड़े से बड़े अनजान लॉन्ग आंसर को भी चुटकियों में अपनी कलाकारी से लिखकर पूरे में से पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो बिना एक भी सेकंड स्किप किए वीडियो में मेरे साथ एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ दिल की बातें कहना चाहती हूँ। कल जब मैंने एनालिटिक्स चेक किया तो मैंने क्या देखा जानते हैं? व्यूज़ तो आ रहे हैं 34, लेकिन लाइक्स और कमेंट्स सिर्फ 3 या 4। सच बताऊँ ना गाइस, जब मैं ये देखती हूँ तो मेरा दिल सच में बहुत दुखता है। आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि एक वीडियो को आप तक पहुँचाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। कल पूरा दिन मैंने पहले अपने हाथों से नोट्स बनाए, फिर उन्हें अरेंज किया और जब रिकॉर्ड करने बैठी तो टेक्निकल एरर की वजह से 2 बार मेरा पूरा वीडियो ख़राब हो गया। मुझे पूरी रिकॉर्डिंग तीसरी बार करनी पड़ी, तब जाकर कहीं यह वीडियो आप तक आ पाया है। जब मैं इतनी रात जागकर आप इतनी मेहनत करके आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाती हूँ और बदले में जब आप वीडियो को लाइक या उस पर प्यारे प्यारे कमेंट्स नहीं करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी इतनी मेहनत किसी को दिख ही नहीं रही है। क्या आपको मेरी ये मेहनत नज़र नहीं आती गाइस? इसलिए आज आपसे दिल से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिना कंजूसी किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस धमाकेदार और तूफ़ानी क्लास का आगाज़ करते हैं। प्रश्न 1 आता है हमारे स्क्रीन पर। महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक, कलात्मक एवं स्थापत्य उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। आज हम हमारी बुक की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई जो है, इकाई 7 जो है, उसके जितने भी उस चैप्टर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। जिसका पहला प्रश्न आपने देख लिया है, इसका उत्तर देखते हैं। महाराणा कुंभा का शासनकाल राजस्थान और विशेषकर मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता है। उन्होंने न केवल अपनी राजनीतिक और सैन्य शक्ति से मेवाड़ की सीमाओं को सुरक्षित किया, बल्कि कला, स्थापत्य, किले और इमारतें, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए। उनकी मुख्य उपलब्धियों को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। पहला, स्थापत्य कला एवं दुर्ग निर्माण। महाराणा कुंभा एक महान निर्माता थे। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ राज्य में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से अकेले 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। जिसमें प्रमुख दुर्ग हैं, उनके द्वारा बनवाए गए दुर्गों में कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग और बसंतगढ़ दुर्ग ये दुर्ग बहुत प्रसिद्ध हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग अपनी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था और विशाल दीवारों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। राजप्रासाद। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ में कई शानदार राजप्रासाद अर्थात महल, रानियों के रहने के आवास और कोठार, भंडार गृह भी बनवाए। दूसरा, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण।
महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तानों पर विजय प्राप्त करने की खुशी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस भव्य स्तंभ की ऊंचाई 120 फीट है और यह 9 मंजिला इमारत है। इसके अंदर ऊपर जाने के लिए चारों तरफ घूमने वाली सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसकी शिल्प कला और सुंदरता देखते ही बनती है। और अभी जो है इसमें ये सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है किसी कारण की वजह से। धार्मिक एवं मंदिर निर्माण कला। कुंभा के शासनकाल में धार्मिक निर्माण कार्यों को भी बहुत बढ़ावा मिला। उन्होंने मेवाड़ में कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। उनके द्वारा बनवाए गए प्रमुख मंदिरों में चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार गौरी का मंदिर और अचलगढ़ का मंदिर शामिल हैं। इसके अलावा उनके समय में रनकपुर के प्रसिद्ध जैन मंदिर और कैलाशपुरी के विष्णु मंदिर का भी विशेष महत्व है। चौथा, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में योगदान। महाराणा कुंभा स्वयं एक उच्च कोटि के विद्वान, नाटककार और संगीत के बहुत बड़े आचार्य थे। उन्हें मराठी, कन्नड़ और संस्कृत जैसी कई भाषाओं का ज्ञान था। उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। उन्होंने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुप्रबंध, कामराज, रतिसार और गीत गोविंद की टीका जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। विद्वानों का आश्रयता था। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान और कवि रहते थे। उनके मुख्य शिल्पी व वास्तुकार मंडन थे, जिन्होंने देव मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन और वास्तुशास्त्र जैसे ग्रंथों की रचना की। मंडन के भाई नाथा और पुत्र गोविंद ने भी कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। 5. शिक्षा और कला को प्रोत्साहन। कुंभा ने अपने राज्य में शिक्षा के प्रसार और उन्नति पर पूरा ध्यान दिया। उन्होंने शिक्षण संस्थाओं और विद्वानों को आर्थिक सहायता, धन देकर हमेशा प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राणा सांगा की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए खानवा के युद्ध में उनकी पराजय के क्या कारण थे, ये स्पष्ट करना है। देखिए, राणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के एक अत्यंत पराक्रमी, साहसी और महत्वाकांक्षी शासक थे। उनका जन्म 24 मार्च 1481 ईस्वी को हुआ था और वे रायमल के पुत्र थे। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 ईस्वी में वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपनी वीरता और कूटनीति के बल पर मेवाड़ की प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। पहला पॉइंट देखिए, राणा सांगा की प्रमुख उपलब्धियां एवं विजय। राणा सांगा का शासनकाल उनकी सैन्य सफलताओं के लिए जाना जाता है। उनकी मुख्य विजय निम्नलिखित हैं। अजमेर और बागनूर की विजय। राणा सांगा ने अजमेर पर अधिकार कर लिया और अपने मित्र करमचंद पवार को वहां का शासक नियुक्त किया। इसके पश्चात उन्होंने बागनूर पर भी अधिकार कर लिया। इधर ईडर की राजनीति में हस्तक्षेप। सांगा ने ईडर की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप किया और रायमल को ईडर की गद्दी पर बैठाया, जिससे वहां मेवाड़ का प्रभाव स्थापित हुआ। मालवा और गुजरात के सुल्तानों को परास्त करना। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और उसे बंदी बना लिया, परंतु बाद में उदारता दिखाते हुए उसका राज्य वापस लौटा दिया। उन्होंने गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह के आक्रमणों को विफल किया और अपनी सैन्य शक्ति का लोहा मनवाया। इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ खालोती और वाड़ी के युद्धों में महाराणा सांगा ने सुल्तान की सेना को बुरी तरह पराजित किया। इन विजयों के कारण उत्तर भारत में सांगा की ख्याति और शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई। दूसरा, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की पराजय के कारण। देखिए, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई। इस हार के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। बाबर की आधुनिक युद्ध पद्धति और तोपखाना। बाबर के पास उन्नत तकनीक, एक शक्तिशाली तोपखाना और कुशल घुड़सवार सैनिक थे।
इसके विपरीत राजपूत सेना पारंपरिक हथियारों, तलवार, तीर कमान से लड़ रही थी और उनके पास तोपखाने जैसी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। बाबर की तुलुगम्मा पद्धति। बाबर ने युद्ध में तुलुगम्मा पद्धति का प्रयोग करके अपनी सेना की मोर्चाबंदी की थी, जिससे राजपूत सैनिक उसकी मारक क्षमता का लंबे समय तक सामना नहीं कर सके। सैनिकों में अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। राणा सांगा की सेना कई अलग अलग राजाओं, रावों और सामंतों की टुकड़ियों से मिलकर बनी थी। वे सीधे एक केंद्रीय सम्राट के प्रति पूरी तरह अनुशासित नहीं थे, जबकि बाबर की पूरी सेना एक ही कमांडर के आदेश पर चलती थी। सहलंबी तंवर का विश्वासघात। युद्ध के दौरान सहलंबी तंवर नामक सामंत ने विश्वासघात किया और अपने सैनिकों के साथ राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर से जा मिला, जिससे सांगा की स्थिति कमजोर हो गई। राणा सांगा का घायल होना। युद्ध के भीषण दौर में राणा सांगा को एक तीर लग गया और वे गंभीर रूप से घायल होकर मूर्छित हो गए। राजा के युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने के कारण सेना में भगदड़ मच गई और परिणाम स्वरूप राजपूतों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे? हल्दी घाटी के युद्ध 1576 ईस्वी का वर्णन कीजिए। देखिए, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच का संघर्ष केवल जमीन का झगड़ा नहीं था, बल्कि यह स्वाभिमान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की एक ऐतिहासिक लड़ाई थी। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पहला, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण। अकबर की साम्राज्यवादी राज्य फैलाने की महत्वाकांक्षा। अकबर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह पूरे भारत पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और चाहता था कि सभी राजा उसके सामने झुके। महाराणा प्रताप का स्वाभिमान। राजस्थान के अधिकांश राजाओं ने मुगलों की ताकत के आगे घुटने टेक दिए थे और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता को बचाने की कसम खाई और किसी भी कीमत पर मुगलों की गुलामी स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर द्वारा कूटनीतिक प्रयासों की असफलता। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए कई दूत जैसे जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल को भेजे ताकि वे बिना युद्ध किए मान जाएं, लेकिन स्वाभिमानी प्रताप ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया, जिससे अकबर गुस्से में आ गया और उसने सेना से प्रताप का दमन करने का फैसला किया। हल्दी घाटी युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी। सेनापति की नियुक्ति। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति मानसिंह को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मानसिंह ने अजमेर से प्रस्थान कर मोलेला और लोह सिंह ग्राम के पास अपना पड़ाव डाला। युद्ध का मैदान और घमासान। महाराणा प्रताप भी अपनी छोटी सी सेना और कुछ वफादार सरदारों व भीलों के साथ युद्ध के लिए तैयार होकर हल्दी घाटी पहुंच गए। 15 जून 1576 ईस्वी को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी की तंग घाटियों में मुगलों और मेवाड़ की सेनाओं के बीच भीषण भयंकर युद्ध छिड़ गया। भीषण संघर्ष और चेतक की वफादारी। प्रताप की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उसके सैनिकों का हौसला आसमान छू रहा था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक ने अद्भुत वीरता दिखाई। युद्ध के दौरान जब संकट आया तो चेतक ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर प्रताप की जान बचाई। युद्ध इतना भीषण था कि भीषण गर्मी और खून खराबे के बीच दोनों पक्षों के वीर योद्धाओं ने अगाध साहस का परिचय दिया। युद्ध का परिणाम। इस युद्ध का कोई स्थायी या निर्णायक नतीजा नहीं निकला। युद्ध अनिर्णायक रहा। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ कहा है। भले ही मुगलों की विशाल सेना थी, लेकिन वे महाराणा प्रताप को झुका नहीं पाए और महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की मशाल को बुझने नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल के कुछ इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार न करने को एक भारी भूल बताया। इस कथन की समीक्षा कीजिए। जरा सोचिए, अगर कोई ताकतवर इंसान आपसे कहे मेरी बात मानो और मेरे सामने झुक जाओ, और आप अपनी इज्जत और आज़ादी के लिए
अकेले ही उनसे भिड़ जाए तो क्या दुनिया आपको बेवकूफ़ कहेगी या हीरो? ठीक ऐसे ही सवाल कुछ आधुनिक मतलब आज के इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप के बारे में उठाए कि तू अकेला था, तेरे पास सेना कम थी, फिर भी तू अकबर की इतनी बड़ी सेना के सामने उसके सामने क्यों हार नहीं मानी, क्यों तूने घुटने नहीं टेके, क्यों तू उनसे जाकर भिड़ा? ऐसे सवाल उठाए लोगों ने। जैसे मान लीजिए मूवी चल रही है, ठीक है, हीरो अकेला है। वैसे तो सभी मूवीज़ में ऐसे ही बताते हैं कि हीरो अकेला होता है, विलन्स गुंडे बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी हीरो अकेला फाइट कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, और फिर अगर आप युद्ध करेंगे, तो इस बात को बहुत सारे इतिहासकारों ने, क्योंकि मूवी तो मूवी होती है, बनाई गई होती है, लेकिन यहाँ पर इतिहासकारों ने, आज के इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप की ये भूल बताई है कि उन्होंने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। कुछ इतिहासकारों में की नज़र में यह भूल क्यों थी? आलोचकों का तर्क, कुछ इतिहासकारों जैसे गोपीनाथ शर्मा आदि का ऐसा सोचना है कि आर्थिक तंगी और बर्बादी, इतने लंबे समय तक युद्ध चलते रहने से मेवाड़ की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब हो गई थी। राज्य का खजाना खाली हो गया था और जनता को बहुत कष्ट झेलना पड़ा था। समय की मांग, उन इतिहासकारों का तर्क है कि जब राजस्थान के बाकी सभी बड़े राजाओं ने समझदारी दिखाते हुए अकबर से संधि कर ली, तो प्रताप को भी कर लेनी चाहिए थी। भविष्य का परिणाम, आखिरकार महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह को भी तो 20 साल बाद मुगलों से संधि करनी ही पड़ी थी। इसलिए कुछ लोग ये मानते हैं कि शुरुआत में इतना संघर्ष करने का कोई खास फायदा नहीं हो। असलियत और राष्ट्रवाद की नज़र में यह भूल नहीं बल्कि गौरव था, गर्व के बिंदु। लेकिन बड़े बड़े इतिहासकार और आम जनता इस बात को सिरे से खारिज करती है। उनके अनुसार प्रताप का फैसला बिल्कुल सही था। स्वाभिमान का प्रतीक, महाराणा प्रताप सिर्फ एक आम राजा नहीं थे, वे भारत के आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के सबसे बड़े प्रतीक थे। यदि वे झुक जाते तो मेवाड़ की आन बान शान हमेशा के लिए खत्म हो जाती। आज़ादी की आखिरी आवाज़, अगर प्रताप अकबर के सामने घुटने टेक देते तो पूरे देश में मुगलों के खिलाफ उठने वाली विरोध की आखिरी आवाज़ भी हमेशा के लिए दब जाती। प्रेरणा स्रोत, उनकी यह जिद और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए देश प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। लोग आज भी उन्हें उनकी बहादुरी के लिए याद करते हैं, समझौते के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की विजय एवं राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। महाराणा कुंभा सिर्फ एक बेहतरीन किले बनवाने वाले राजा नहीं थे, बल्कि वे एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा और शानदार रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी ताकत और सूझबूझ से मेवाड़ के आसपास के कई राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया। आइए उनकी मुख्य विजयों को सिलसिलेवार देखते हैं। आबू और सिरोही की विजय। सिरोही का शासक बहुत महत्वाकांक्षी था और वह मेवाड़ के आसपास के इलाकों में गड़बड़ फैला रहा था। कुंभा ने आबू पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने सिरोही पर भी अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और बसंतगढ़ को अपना पूर्वी सीमा बनाया। दूसरा, मारवाड़ के साथ संबंध और विजय। 1438 ईस्वी में मारवाड़ में रणमल की मृत्यु के बाद वहां की स्थिति काफ़ी खराब हो गई थी। कुंभा ने इस मौके का फायदा उठाया और मंडोर तथा आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि बाद में मेवाड़ के राजकुमार जोधा के साथ उनका समझौता हो गया और मेवाड़ मारवाड़ की सीमा तय हो गई। कल क्या है ना, मतलब एक वीडियो 40 मिनट का बनाया था, एक 35 मिनट के आसपास बना था और एक 37 मिनट का। इतना लंबा कल बोला तो इसलिए शायद गला खराब हो गया है, लेकिन फिर भी तीसरा वीडियो जाकर आप तक पहुंचा है। तो कल मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी गाइस, वीडियो टेक्निकल के एरर की वजह से नहीं बन पाया पूरा।
बूंदी, मेरो और डूंगरपुर की विजय। बूंदी की विजय। बूंदी के शासक ने जब बगावत की तो कुंभा ने मालवा के सुल्तान की मदद से बूंदी के शासक को दंडित किया और